आइए आपको विद्रोही का तीसरा भाग आगे कहानी बढ़ाते हैं। इसी क्रोध में मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा और वह सारा वृत्तांत सुनाने के बाद अंत में लिखा, मैं निश्चित कर लिया है कि और कहीं शादी न करूँगा, चाहे मुझे आपकी आज्ञा ही क्यों न करनी पड़े। उस आवेश में न जाने क्या क्या लिख गया, अब याद भी नहीं। इतना ही याद है कि 10-12 पन्ने 10 मिनट लिख डाले थे। संभव होता तो मैं यही सारे बातें तारा से भेजता। 3 दिन मैंने बड़ी व्यग्रता के साथ काटे। उसका केवल अनुमान किया जा सकता है। सोचता, तारा हमें अपने मन में कितना नीच समझ रही होगी। कोई बार जी में आया कि चलकर उसके पैरों पर गिर पड़ूं और कहूँ, देवी मेरा अपराध क्षमा करो। चाचा साहब की कठोर व्यवहार की परवाह न करो, मैं तुम्हारा था और तुम्हारा हूँ। चाचा साहब मुझे बिगड़ जाए, पिताजी घर से निकाल दे, मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे घर मेरा जीवन ही खो जाएगा। तीसरे दिन पत्र का जवाब आया। रही सही आशा भी टूट गई। वही जवाब था जिसकी मुझे शंका थी। लिखा था, भाई साहब मेरे पूज्य हैं। उन्होंने जो निश्चय किया है उसके विरुद्ध मैं एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाल सकता, और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उन्हें नाराज न करो। मैंने उस पत्र को फाड़कर पैरों से कुचल दिया और उसी वक्त विमल बाबू के घर की तरफ चला। उस वक्त अगर कोई मेरा रास्ता रोक लेता, मुझे धमकाता कि उधर मत जाओ, तो मैंने विमल बाबू के पास जाकर ही दम लेता और आज मेरे जीवन कुछ और ही होता। वह वहाँ मना करने वाला कौन बैठा था? कुछ दूर चलकर हिम्मत हार बैठा, लौट पड़ा। कह नहीं सकता क्या सोचकर लौटा। चाचा साहब की अप्रसन्नता का मुझे रत्ती भर भी भय न था। उनकी अब दिल में जरा भी इज्जत न थी। मैं उनकी सारी संपत्ति को ठुकरा देने को तैयार था। पिताजी के नाराज हो जाने का भी डर न था। संकोच केवल यह था कि कौन मुँह लेकर जाऊँ। आखिर मैं उन्हीं चाचा के भतीजा तो हूँ। विमल बाबू मुझसे खातिब न हुआ या जाते ही जाते धुतकार दिया तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और क्या रह जाएगा। सबसे बड़ी शंका यह थी कि कहीं तारा ही मेरे तिरस्कार कर बैठे तो मेरी क्या गति होगी। हाय हृदय तारा, निष्ठुर तारा, अबोध तारा, अगर तूने उस वक्त तो 2 शब्द लिख कर मुझे तसल्ली दे देती होती तो आज मेरी जीवन कितना सुखमय होता। मेरे मौन ने मुझे मटिया मेट कर दिया, सदा के लिए, सदा के लिए। 3 दिन फिर मैंने अंगारों पर लौट कर काटे। ठान लिया था कि अब किसी
से न मिलूँगा। सारा संसार मुझे अपना शत्रु सा दिखता था। तारा पर भी क्रोध आता था। चाचा साहब की तो सूरत से मुझे घृणा हो गई थी। मगर दिन शाम को चाचा जी का रुका पहुँचा। मुझे आकर मिल जाओ। जी मैं तो आया, लिख दूँ, मेरे आपसे कोई संबंध नहीं। आप समझ लीजिए मैं मर गया। मगर फिर उनके स्नेह और उपकारों की याद आ गई। खरी खरी सुनाने का भी अच्छा अवसर मिल रहा था। हृदय में युद्ध का नशा और जोश भरे हुए मैं चाचा जी के सेवा में पहुंच गया। चाचा जी ने मुझे सिर से पैर तक देखकर कहा, क्या आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है? आज राय साहब सीताराम तशरीफ लाए थे। तुमसे कुछ बातें करना चाहते थे। कल सवेरे मौका मिले तो चले आना, या तुम्हें लौटने की जल्दी न हो तो मैं इसी वक्त बुला भेजूं? मैं समझ तो गया कि यह राय साहब कौन है, लेकिन अनजान बनकर बोला, यह राय साहब कौन है? मेरा तो से परिचय नहीं है। चाचा जी ने लापरवाही से कहा, आजी यह वही महाशय है जो तुम्हारे ब्याह के लिए घेरे हुए है। शहर के रईस और कुलीन आदमी है। लड़की भी बहुत अच्छी है, कम से कम तारा से कई गुना अच्छी। मैंने हाँ कर लिया है। तुम भी जो बातें पूछनी हो से पूछ लो। मैंने आवेश में उमड़ते हुए तूफान को रोक कर कहा, आपने नाहक हाँ की। मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता। चाचा जी ने मेरी तरफ आंखें फाड़कर कहा, क्यों? मैंने उसी निर्भीकता से जवाब दिया, इसलिए कि मैं इस विषय में स्वाधीन रहना चाहता हूँ। चाचा साहब ने जरा नम्र होकर कहा, मैं अपनी बात दे चुका हूँ, क्या तुम्हें इसका कुछ ख्याल नहीं है? मैंने उदारता से जवाब दिया, जो बात पैसों पर बिकती है उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी नहीं खराब कर सकता। चाचा साहब ने गंभीर भाव से कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, आखिरी। पूछना ना पड़े। आप इसकी चिंता न करें, आपको कष्ट देने न आऊँगा। अच्छी बात है। यह कहकर वह उठे और अंदर चले गए। मैं कमरे से निकल और बैरक की तरफ चला। सारी पृथ्वी चक्कर खा रही थी। आसमान नाच रहा था और मेरी देह हवा में उड़ जाती थी। मालूम होता था पैरों के नीचे की ज़मीन है ही नहीं। बैरक में पहुंचकर मैं पलंग पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ बाप, चाचा चाची, धन दौलत सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथ था। ओह, कितना निर्दय आघात था।